हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूं। देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। असंख्य नरकंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। समूचा श्मशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाजें श्मशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। उस शव ने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था, जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। जिसका ना तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो? मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? सुनो, उसने कानों पर उत्पल कमल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक स्विख्यात राजा है। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है, जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थीं, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिक की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंत वैद्य को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी धाय हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है। किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो। पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई। वो पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद हैं। क्या राजा का मित्र राजा को रानी से भेंट करने में मदद कर पाएगा?
जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए एपिसोड से अपडेट रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।